नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी, एमटीएस और सीएचएसएल 2023 की परीक्षा के लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट की जो लगातार सीरीज हम चला रहे हैं, उसमें आज हम कवर करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज के प्रैक्टिस सेट को लगाना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निर्वाचन आयोग ने आकाशवाणी पर 1 वर्ष तक चलने वाला मतदाता जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। तो इस कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है। निर्वाचन आयोग के द्वारा आकाशवाणी पर चलने वाले जो 1 वर्ष का मतदाता कार्यक्रम था, उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है कि उसका क्या नाम है। तो इस वर्ष मतलब 1 वर्ष तक चलने वाले इस मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को नाम दिया गया था मतदाता जंक्शन, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसको क्या नाम दिया गया था? तो इसको जो है मतदाता जंक्शन नाम दिया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसको जो है नाम दिया गया था मतदाता जंक्शन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बात यहाँ पे निर्वाचन आयोग की है, इलेक्शन कमीशन की है। तो हमारे वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो आप याद रखिएगा, हमारे वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। ये नाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजीव कुमार जो हैं 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो ये नाम आपके जबान पर होना चाहिए। इसके अलावा निर्वाचन आयोग से जुड़ा हुआ आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 आप याद रखिएगा, निर्वाचन आयोग से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा किस भाग में, किस पार्ट में निर्वाचन आयोग को रखा गया है? तो भाग 15 में। भाग 15 में जो है निर्वाचन आयोग को रखा गया। हमारे भारतीय संविधान के भाग 15 में जो है निर्वाचन से रिलेटेड जो प्रावधान है वो किए गए हैं। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा आपके स्क्रीन पर है, और इसमें से कौन सा भूटान का राष्ट्रीय खेल है, नेशनल गेम है, आपसे पूछा जा रहा है। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो तीरंदाजी, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वह तीरंदाजी है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। फुटबॉल खिलाड़ी पेले, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इनका संबंध किस देश से था? पेले जो है किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे? तो आप याद रखिएगा, पेले जो है ब्राज़ील के फुटबॉलर थे, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्राज़ील के ये महान, कह लीजिए, इनको जो है ब्राज़ील ने अपना राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया था। आप याद रखिएगा, ब्राज़ील ने जो है इनको जो है अपना राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इनका नाम था पेले। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये ब्राज़ील के महान फुटबॉलर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। और इसमें से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको पता होगा हमारे 4 वेद हैं। कौन कौन से 4 वेद हैं? तो सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। जिनमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद हमारा हो जाएगा ऋग्वेद। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। और ऋग्वेद जो है यह हमारा सबसे पुराना वेद माना जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा हमारे वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब बात यहाँ पे ऋग्वेद की है, तो आइए कुछ बेसिक से पॉइंट्स जान लेते हैं ऋग्वेद से रिलेटेड। तो पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि यह सबसे प्राचीनतम वेद हमारा है। इसमें आपको 10 मंडल मिलेंगे। कितने? तो ऋग्वेद में आपको 10 मंडल मिलेंगे और 1028 जो है आपको सूक्त मिलेंगे ऋग्वेद में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को हम क्या कहते हैं? होत्री। ऋग्वेद को पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं उनको जो है होत्री कहा जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा ऋग्वेद का पहला व 10वां मंडल जो है, ऋग्वेद का पहला व 10वां मंडल जो है सबसे अंत में, सबसे लास्ट में जोड़ा गया था। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। वहीं गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 3रे मंडल में।
जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र आपको ऋग्वेद के 3रे मंडल में देखने को मिलेगा। तथा यह जो गायत्री मंत्र है किसको समर्पित है, तो सूर्य देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा बस इतनी चीज़ आप याद रखिए, जितनी मैंने आपको बताई ऋग्वेद के बारे में, इतना कम से कम आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बंगाल विभाजन किस वर्ष में रद्द किया गया था। बंगाल विभाजन जो है किस वर्ष में रद्द किया गया था, आपको बताना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको पता होगा कि 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। उसमें वायसराय था हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इसका नाम आप याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो यह इस समय वायसराय था जब 1911 में जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। किसके स्वागत में, तो जॉर्ज पंचम के स्वागत में जो है 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। और इसी 1911 के दिल्ली दरबार में ही जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और भारत की जो राजधानी थी उसको कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा भी कर दी गई। और फाइनल रूप से 1912 में जो है जो दिल्ली थी वह भारत की ऑफिशियल कैपिटल यानी कि ऑफिशियल राजधानी बन जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1912। 1911 में घोषणा होती है कि जो भारत की राजधानी है उसको कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाएगा। फिर फाइनल रूप से 1912 में जो राजधानी थी उसको दिल्ली बनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा पूछी जा रही है, कितनी है। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा आपसे पूछी जा रही है। तो न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है, अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष आपकी राज्यसभा के लिए है और 25 वर्ष जो है आपकी लोकसभा के लिए है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यहाँ पे मिनिमम एज की हम बात कर रहे हैं। अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपकी मिनिमम एज 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी मिनिमम एज जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो राजपथ का नया नाम क्या हो गया है, तो अब इसको हम कर्तव्य पथ के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्तव्य पथ। हाल ही में एक और नाम बदला गया था जो आपको पता होगा, राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन था, राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन था उसका नाम अब कर दिया गया अमृत उद्यान। इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, अब मुगल गार्डन का नाम हो गया है अमृत उद्यान। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम कहाँ पर स्थित है। मासिन राम की लोकेशन आपको बताने की, मासिन राम जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है पूरे विश्व में, यह कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो मासिन राम आपको मिलेगा कहाँ पर, तो मेघालय में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, मेघालय में। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के किस गांव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया था। तो देश का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया था गुजरात के मोढेरा को, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। गुजरात के मोढेरा को जो है देश का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय आपको मिलेगा मनीला में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। मनीला में आपको एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मिलेगा। और आपका जो एशियाई विकास बैंक है इसके प्रमुख कौन है, तो एशियाई विकास बैंक के प्रमुख हैं जापान के मात्सुको आसाकावा। इनका नाम आप याद कर लीजिएगा, मात्सुको आसाकावा। ये जो हैं इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं एशियाई विकास बैंक के, और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मनीला में। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। तो भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन बना है, तो गोवा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। गोवा जो है भारत का पहला
हर घर जल प्रमाणित राज्य बना है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जो है यूटी यानी कि यूनियन टेरेटरी यानी कि हमारा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। स्वराज पार्टी का गठन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? तो स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1923 में। किस वर्ष में? तो 1923 में जो है जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने किया था? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू इन दोनों ने मिलकर जो है इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे डिटेल भी लिखी गई है। तो जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा इसका गठन किया गया था। कहाँ पर? तो इलाहाबाद में किया गया था। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे और इसके महामंत्री थे मोतीलाल नेहरू जो है इसके महामंत्री बनाए गए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया जनित बीमारी है? इसमें से बैक्टीरिया जनित रोग कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है। तो बैक्टीरिया जनित बीमारी इसमें से कौन सी हो जाएगी? मतलब नहीं है, बैक्टीरिया जनित रोग कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें से दमा जो है आपका बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है। बाकी आपका आंत्र ज्वर, प्लेग, डिप्थीरिया ये सभी आपके बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, लेकिन दमा जो है यह बैक्टीरिया से होने वाला रोग नहीं है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बैक्टीरिया जनित रोग और विषाणु जनित रोगों को लिखा गया है। इसको आप एक बार वीडियो को रोक कर इत्मीनान से देख लीजिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बैक्टीरिया जनित रोग कौन कौन से होते हैं और विषाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं, सारी चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? कैथ लैब जो है किस विभाग में होती है? तो कैथ लैब आपकी कार्डियोलॉजी विभाग में होती है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, कार्डियोलॉजी विभाग में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस, तो राष्ट्रीय एकता दिवस यह जो है सरदार पटेल का जी की जयंती होती है। सरदार पटेल जी की यह जयंती होती है, जिसको हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। कब होती है? तो यह 31 अक्टूबर को होती है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 अक्टूबर को। वही 23 जनवरी को हम मनाते हैं क्या? सुभाष चंद्र बोस की जयंती को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं 23 जनवरी को। वहीं 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, मेजर ध्यानचंद का बर्थडे होता है। वहीं 7 अगस्त को आपका राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दिवस मैंने लिखे हैं जिनको आप याद कर सकते हैं। जैसे भाला फेंक दिवस आपका 7 अगस्त हो गया। राष्ट्रीय गणित दिवस आपका 22 दिसंबर हो गया। यहाँ पे दिवस नहीं दिसंबर होगा, दिसंबर। राष्ट्रीय गणित दिवस आपका 22 दिसंबर होता है, यह श्रीनिवास रामानुजन की जयंती होती है। पराक्रम दिवस आपका 23 जनवरी को होता है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे आपका 25 दिसंबर को होता है, यह अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है। और सद्भावना दिवस हम 20 अगस्त को मनाते हैं, यह राजीव गांधी की जयंती होती है। और राष्ट्रीय खेल दिवस हम मनाते हैं 29 अगस्त को, यह मेजर ध्यानचंद्र की जयंती होती है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। लॉफिंग गैस इसमें से कौन सी है? लॉफिंग गैस, हंसाने वाली गैस की यहाँ पे बात हो रही है। तो लॉफिंग गैस इसमें से कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को हम लॉफिंग गैस कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, और नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है? तो इसमें से अमरकंटक के पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो आपकी सोन नदी। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, सोन नदी जो है अमरकंटक के पठार से निकलती है। इसके अलावा नर्मदा भी आपकी अमरकंटक के पठार से ही निकलती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। जहाँ पे नर्मदा जो है भ्रंश घाटी प्रवाह करती है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी प्रवाह करती है। तो इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है इसके बारे में। राज्यसभा में कार्यवाहियों का संचालन कौन करता है? राज्यसभा में कार्यवाहियों का संचालन कौन करता है? तो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि हमारे जो उपराष्ट्रपति जी होते हैं, इन्हीं के द्वारा राज्यसभा में कार्यवाहियों का संचालन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि उपराष्ट्रपति भारत के। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है।
भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि इसमें से कौन सी है? तो पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? एल्यूमिनियम जो है किस खनिज से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉक्साइट से। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? यानी कि पंचायतों से जुड़ा हुआ कौन सा हमारा भाग है, हमारे भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो पंचायतों से जुड़ा हुआ है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। तो पंचायतों से जुड़े हुए जो प्रावधान है आपको किस भाग में मिलेंगे? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो भाग हमारा है 9, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही। जो भाग 9 हमारा है यह पंचायतों से जुड़ा हुआ है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, भाग 9 पंचायतों से जुड़ा हुआ है। वहीं भाग 10 जो है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। वहीं भाग 11 जो है संघ और राज्यों के बीच संबंध से जुड़ा हुआ है। और भाग 12 का संबंध किससे हो जाएगा? तो भाग 12 जो है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से जुड़ा हुआ है आपका भाग 12। तो यहाँ पे पंचायतों की बात हो रही है। तो पंचायतों से जुड़ा हुआ भाग हमारा पार्ट कौन सा है संविधान का? तो भाग 9 में पंचायतों से जुड़े हुए प्रावधान रखे गए हैं। वहीं भाग 9A की अगर हम बात करें तो भाग 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो नगर पालिका से जुड़े हुए जो प्रावधान है आपको मिलेंगे भाग 9A में, और भाग 9 में आपको मिलेगा किससे जुड़ा हुआ प्रावधान? तो भाग 9 में आपको पंचायतों से जुड़े हुए प्रावधान देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। वहीं पंचायतों से जुड़ा हुआ कौन सा हमारा अनुसूची है, शेड्यूल है? तो हमारी कौन सी अनुसूची जो है पंचायतों से जुड़ी हुई है? तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। हमारी जो 11वीं अनुसूची है, 11वीं याद रखिएगा आप, हमारी जो 11वीं अनुसूची है यह पंचायतों से जुड़ी हुई है। तथा 11वीं अनुसूची को जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। 11वीं अनुसूची में आपको टोटल 29 सब्जेक्ट मिलेंगे, 29 विषय मिलेंगे जो पंचायतों से जुड़े हुए हैं। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इनका नाम है फातिमा बीबी। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, फातिमा बीबी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान की यहाँ पे बात की जा रही है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत कब की गई थी? तो 1954 में। 1954 में जो है भारत रत्न की शुरुआत की गई थी। उस समय हमारे प्रेसिडेंट कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उस समय हमारे तत्कालीन प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 1954 से इसको देना प्रारंभ किया गया था भारत रत्न को। तथा पहला जो भारत रत्न पुरस्कार था 3 लोगों को दिया गया था 1954 में। किसको किसको? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन 3 व्यक्तियों को पहला भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था 1954 में। अगला प्रश्न है, नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? सिटीजनशिप एक्ट जो है किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1955 में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, 1955 में जो है नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। क्या कहते हैं इसको? मोहनजोदड़ो को हम मृतकों का टीला यानी कि माउंड ऑफ द डेड के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। यहाँ पर मोहनजोदड़ो की बात हो रही है। तो यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत ही बड़ा शहर था मोहनजोदड़ो। इसके बारे में आप याद रखिएगा। यहाँ से जो है मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुआ था। आप याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से जो है विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ के नाम से जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? स्नानागार।
हिंदी में इसको विशाल स्नानागार कहते हैं और इंग्लिश में इसको हम ग्रेट बाथ के नाम से जानते हैं, जो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ था। और एक सबसे बड़ी जो इमारत थी मोहनजोदड़ो की, उसको हम अन्न कोठार कहते हैं। मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत थी उसको हम अन्न कोठार के नाम से जानते हैं, तो इसके बारे में भी आप याद रख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। वही मोहनजोदड़ो जो है यह किस नदी के किनारे था, तो सिंधु नदी के किनारे यह था। और वर्तमान में इसकी लोकेशन आपको पाकिस्तान में मिलेगी। वर्तमान में मोहनजोदड़ो की जो लोकेशन है वह पाकिस्तान में है और यह सिंधु नदी के किनारे अवस्थित था। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है मोहनजोदड़ो से रिलेटेड। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। सभी ऑप्शन आपके गलत दिए गए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 जुलाई 1947। यहाँ पे 22 जुलाई 1947 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने जो है राष्ट्रीय ध्वज, हमारा जो तिरंगा है, उसको स्वीकृति प्रदान की थी। तो 22 जुलाई 1947 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? 24 जनवरी 1950 को जो हमारी संविधान सभा थी, इसने हमारे राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को स्वीकृति प्रदान की थी। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। हमारा राष्ट्रगान जनगण मन और हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, इन दोनों को संविधान सभा के द्वारा जो स्वीकृति थी 24 जनवरी 1950 को प्रदान की गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को संविधान सभा के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो आप याद रखिएगा आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई का जो एक्ट था, आरबीआई एक्ट 1934। तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत ही 1935 में जो है स्थापना की गई थी किसकी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। पूरी डेट आप याद कर लीजिएगा। 1 अप्रैल 1935 को जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। इसके बारे में आप याद देखिएगा। तथा आरबीआई की स्थापना के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? तो हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग आयोग के सुझाव पर ही आरबीआई की स्थापना की गई थी। तो ये कमेटी भी आप याद रखिएगा, हिल्टन यंग आयोग। तथा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तथा आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। इतना आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसको मिटाते हैं हम और इसके प्रथम गवर्नर का नाम यहाँ पे लिखते हैं। प्रथम गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो है इसके प्रथम गवर्नर थे। वहीं प्रथम भारतीय गवर्नर की अगर हम बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के बाद, यानी कि 1 जनवरी 1949 के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के बाद प्रथम गवर्नर बनाए गए थे भारत के सीडी देशमुख। तो प्रथम भारतीय गवर्नर की बात हो तो सीडी देशमुख हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया सारनाथ के अशोक स्तंभ से, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से। और लास्ट के 2 प्रश्न आपके स्क्रीन पर हैं। दाब का एसआई मात्रक आपसे पूछा जा रहा है कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दाब का एसआई मात्रक आपको बताना है क्या होता है। तो दाब का एसआई मात्रक आपका पास्कल हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, पास्कल। आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों के माध्यम से गुजरती है कि मध्य से गुजरती है? तो इनमें से कौन सा राज्य नहीं है जहाँ से मानक समय रेखा नहीं गुजरती है? तो इन 5 राज्यों का आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। इस ट्रिक का नाम है मौका। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप 5 राज्यों को याद कर सकते हैं जहाँ से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो यम से क्या हो जाएगा? एम से आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ओ से आपका उड़ीसा हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बाद आपका उड़ीसा हो जाएगा। यू से आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सी से आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और आपका
और ए से आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो ये 5 राज्य हैं जहाँ से मानक समय रेखा गुजरती है। तो इसमें से आपका बिहार जो है यहाँ से मानक समय रेखा नहीं गुजरती, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, भारतीय मानक समय रेखा बिहार से नहीं गुजरती है, यह 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्य आपके कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यह जो ट्रिक आपकी मौका है, इसके माध्यम से आप इन 5 राज्यों को याद कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 11 था उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह प्रैक्टिस सेट आपके MTS और CHSL की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।